चलिए स्टार्ट करें। देखो मॉडर्न जो है ना, आज नई यूनिट मॉडर्न, इसमें 4 चैप्टर है। डिवल नेचर ऑफ मैटर, और फिर एटम एंड न्यूक्लियर, और सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो इसमें ऑन एंड एवरेज 6 क्वेश्चन का ये चैप्टर है। कितने? 6 क्वेश्चन का। और ज़्यादातर मतलब सिंपल ही है, और फिजिक्स के पार्ट के कंपैरिजन, तो बढ़िया से समझिएगा। और केमिस्ट्री को कहीं ना कहीं रिलेट भी करता है शुरुआत में, है कि नहीं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊं थोड़ा सा इसके बारे में। आज की पूरी क्लास लगभग ऑलमोस्ट थ्योरी ही है, ठीक है, और बेसिक्स है। जो हमारा पहला चैप्टर होगा वो उस चैप्टर का नाम क्या होगा? डिवल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए, डिवल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। डिवल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ठीक, डिवल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, दोनों के दो दो नेचर पढ़ने हैं। रेडिएशन के दो नेचर है कि नहीं? रेडिएशन के पास भी दो नेचर होता है, एक पार्टिकल नेचर होता है और एक वेव नेचर होता है। ऐसे ही मैटर के पास भी दो नेचर होता है, एक पार्टिकल नेचर होता है और एक वेव नेचर होता है। समझ आ रही ना बात? तो थोड़ा सा मैं आपके लिए बताऊं रेडिएशन का वेव नेचर। ठीक है, अभी पिछला चैप्टर हम पढ़ के आ रहे हैं वेव ऑप्टिक्स के नाम से। ठीक है, हाइजन ने बताया कि रेडिएशन जो होती है वो कैसी होती है? वेव होती है। ठीक है, लेकिन हाइजन ने गलती कर दी थी, उसको मैकेनिकल और लॉन्गिट्यूडनल बोल के। ठीक है, फिर उसके बाद मैक्सवेल ने बता दिया कि ये कैसी वेव, ये कैसी होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। इसमें मीडियम की जरूरत नहीं होती, बल्कि ये कैसी होती है? नॉन मैकेनिकल होती है। ठीक है, तो वेव नेचर हम पढ़ चुके हैं वेव ऑप्टिक्स में। समझ आ रही ना बात? यहाँ पे मॉडर्न में जब शुरू होगा डिवल नेचर ऑफ मैटर, जो हमारा पहला चैप्टर का नाम क्या है? डिवल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो इसमें वेव वाला नेचर तो हम पढ़ चुके हैं। इसमें आप एक एक्सपेरिमेंट पढ़ोगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से। किस नाम से? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जानते हैं किस बेसिस पे है? इससे पहले हमें वेव नेचर पता चला रेडिएशन का। तो अगर हम कोई मटेरियल है, मतलब कोई बॉडी है, इस पे आ करके लाइट पड़ती है, तो लाइट जब आ करके पड़ती है तो ये देखा गया कि ये क्या करती है? इलेक्ट्रॉन को तोड़ तोड़ के निकालती है। क्या करती है? इलेक्ट्रॉन को तोड़ तोड़ करके क्या करती है? निकालती है। कौन? लाइट। तो लाइट आकर के पड़ती है और इलेक्ट्रॉन को तोड़ करके निकालती है। तो ऐसा हमारे रियल लाइफ में हम देखते हैं, ये काम हथौड़ी करती है कि नहीं? और हथौड़ी का नेचर कैसा है? पार्टिकल के जैसा है। कैसा है? पार्टिकल के जैसा। तो लाइट भी जो आती है, अगर इलेक्ट्रॉन को तोड़ करके निकाल रही है, तो कहीं ना कहीं इसके पास चोट पहुंचाने की ताकत है कि नहीं? अगर चोट पहुंचाने की ताकत है तभी तो टूट टूट के निकल रहा है कि नहीं? तो इसके पास अगर चोट पहुंचाने की ताकत है तो इसके पास नेचर कैसा है? पार्टिकल नेचर है। कैसा नेचर है? पार्टिकल नेचर है। और इसके बारे में एक एक्सपेरिमेंट हर्ट्ज ने किया था। किसने किया था? हर्ट्ज ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट किया था सबसे पहले। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, आइंस्टीन का दौर आता है। आइंस्टीन क्या करते हैं, इस पूरे क्या कहते हैं, इसको पार्टिकल नेचर को जो एक्सपेरिमेंटली पता चला था,
उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन किसने दिया था? आइंस्टीन ने। तो आप उसमें एक इक्वेशन पढ़ते हैं, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, है कि नहीं? तो आइंस्टीन ने उस एक्सपेरिमेंटल चीजों का कैलकुलेशन की थी। तो हमारा चैप्टर जो शुरुआत होता है, या हमारे इस चैप्टर की बात जो शुरू होती है, वो लाइट के पार्टिकल नेचर से शुरू होती है। लाइट का वेव नेचर हम पढ़ चुके हैं, वेव ऑप्टिक्स। यहां पे चैप्टर कहां से शुरू होगा? लाइट का पार्टिकल नेचर से। समझ आ रही ना? तो सबसे पहले हमारे जहन में ये बात आएगी कि अगर लाइट पार्टिकल के जैसा बिहेव करती है, लाइट कैसा बिहेव करती है? पार्टिकल के जैसा। तो वो है कौन सा पार्टिकल? है कि नहीं? तो इससे पता चलता है कि दुनिया में दो तरह के पार्टिकल हैं। दुनिया में कितने तरह के पार्टिकल हैं? दो तरह के। पहला देखिएगा, ये जो पार्टिकल होते हैं दुनिया में, ये दो तरह के होते हैं। पहला जो पार्टिकल होता है, जो आपने मैकेनिक्स में देखा, इसमें देखा, मैकेनिक्स में देखा, मैकेनिक्स में देखा, तो उस पार्टिकल की खासियत कुछ स्पेशल थी। समझ आ रही ना बात? उस स्पेशल खासियत को देखिएगा। एक चीज होता है रेस्ट मास। क्या चीज होता है? ध्यान से सुनिएगा। रेस्ट मास नाम से एक चीज होती है, ठीक है? और वो वाली चीज जो रेस्ट मास होती है, आइंस्टीन ने बताया था, रेस्ट मास से रिलेटेड बातें की थी, और आइंस्टीन ने बताया था m इज इक्वल टू कितना होता है? m इज इक्वल टू m नॉट डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर। ये वाली इक्वेशन थी, ठीक है? ये किसने दी थी? आइंस्टीन ने। इसी मास को बोलते हैं रेस्ट मास। क्या बोलते हैं? रेस्ट मास। ध्यान से सुनिएगा एक एक वर्ड। इसको क्या बोलते हैं? रेस्ट मास। कोई भी चीज हो, अगर वो रेस्ट में है तो उसके पास क्या होता है? मतलब मास कितना होगा? जैसे ये है, पेन है, समझ आ रहा है? तो इस पेन के पास रेस्ट मास है। मेरी बॉडी है या आपकी बॉडी है, उसके पास क्या है? रेस्ट मास है। अगर रुका है तो उसके पास क्या है? मास है। तो दुनिया में दो तरह के पार्टिकल हैं। एक पार्टिकल ऐसा है जो रेस्ट में आने पे मास रखता है। रेस्ट में आने पे क्या रखता है? मास रखता है। वो एक तरह का पार्टिकल जिसको हमने मैकेनिक्स में पढ़ा है। मैकेनिक्स में जो पार्टिकल था वो रेस्ट कंडीशन में क्या रखता था? मास रखता था। और मॉडर्न में जिस पार्टिकल की बात हम करने जा रहे हैं, वो ऐसा पार्टिकल है जो रेस्ट में मास ही नहीं रखता। जो रेस्ट में क्या नहीं रखता? मास ही नहीं रखता। देखिए ये इक्वेशन बताएगी फोटॉन किस स्पीड से चलता है, लाइट किस स्पीड से चलती है? सी से। मतलब स्पीड ऑफ लाइट कितना होती है? सी होती है। तो यहाँ पे सी स्क्वायर हो जाएगा। सी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 0 बचेगा। तो ये रेस्ट मास अनडिफाइंड होता है इसका। कैसा होता है? अनडिफाइंड। तो फोटॉन एक ऐसा पार्टिकल है। पहली बात पता चल रही है, ध्यान से सुनना, चैप्टर यहीं से शुरू होता है। लाइट का वेव नेचर हम पढ़ चुके हैं, लाइट का हम पार्टिकल नेचर पढ़। तो लाइट अगर पार्टिकल जैसा बिहेव करती है तो वो पार्टिकल है कैसा? वो एक ऐसा पार्टिकल जिसके पास मास ही नहीं है रेस्ट कंडीशन में। किस कंडीशन में? रेस्ट कंडीशन में उसका मास डिफाइंड नहीं है। तो लाइट ऐसे पार्टिकल से बनी होती है जिसका रेस्ट मास अनडिफाइंड होता है, समझ? लेकिन जब वो चलती है तो मास रखती है। जब लाइट चलती है तो गजब का सीन है। जब लाइट रुकी है तो उसके पास मास नहीं है। तो एक चीज आपको समझ आता है, एक मास, एक पार्टिकल का नेचर हमने किस में पढ़ा है? मैकेनिक्स में, जिसका रेस्ट मास 0 नहीं होता है। रेस्ट मास होता है। अगर रेस्ट में पार्टिकल होगा तो उसके पास क्या होगा? मास होगा। और एक पार्टिकल हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडर्न में, जिसके पास रेस्ट मास क्या होता है? 0 होता है। और जिसके पास रेस्ट मास 0 होता है, उस पार्टिकल का नाम क्या है? फोटॉन। क्या नाम है? फोटॉन। लाइट किससे बनी हुई है? फोटॉन से बनी हुई है। समझ आ रही ना? अब इसको समझिएगा। ये तो इसके पास रेस्ट मास क्या है? 0 है। और ये इस पार्टिकल का नाम क्या है? फोटॉन है। तो आपके जहन में आएगा एक बात कि आप ये बताइए इसका मास क्या होता होगा चलते वक्त ना? तो आइंस्टीन की वो इक्वेशन याद करिए जो बहुत ही फेमस है। ये उसी का ये पार्ट है, ये वाला, ये उसी का पार्ट है। E इज इक्वल टू MC स्क्वायर का। E इज इक्वल टू क्या होता है? MC स्क्वायर। तो फोटॉन का जो मास होता है वो एनर्जी डिवाइड बाई क्या होता है? C स्क्वायर होता है।
कितना होता है, एनर्जी डिवाइड बाई सी स्क्वायर। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E डिवाइड बाई सी स्क्वायर। समझ आ रही ना बात। तो फोटान के पास जो मास होता है वो कितने के बराबर होता है, एनर्जी डिवाइड बाई सी स्क्वायर। अच्छा, एक गजब की चीज देखिए, इसके पास जो मास है वो एनर्जी के फॉर्म में है। मास किस फॉर्म में है, ये इस तरह का मास नहीं है m वाला। समझ आ रही ना बात, एनर्जी ही किस फॉर्म में है, मास के फॉर्म में। समझ आ रहे, तो आइंस्टीन ने एनर्जी को किससे जोड़ा, मास। ये मास नहीं है बल्कि इसको बोला जाता है इक्विवेलेंट मास। अरे यार, इसको क्या बोला जाता है, इक्विवेलेंट मास। ये मास नहीं है उस तरह से, समझ। और ये कब आता है, जब चलता है फोटॉन, जब क्या करता है, चलता है। चलते वक्त ये मास है, अदरवाइज मास ही नहीं है इसके पास। समझ आई बात। तो आपको थोड़ा थोड़ा फील आ रहा होगा। अच्छा, एक और खासियत होती है इसके पास, जैसे आप मैकेनिक्स में पढ़ते थे, तो मैकेनिक्स में जब पढ़ते थे तो पार्टिकल पे अगर फोर्स लगाओ तो वो एक्सिलरेट करता है। क्या करता है, एक्सिलरेट करता है। फोटान एक ऐसा पार्टिकल है। अच्छा ये बताओ, यहां पे हम तक लाइट कैसे पहुंचती है, सी की स्पीड से। अगर बीच में कुछ नहीं है तो 3 इंटू 10⁸ से चलती है ना। आप लाइट को धकिया दो, उसकी स्पीड बढ़ेगी घटेगी नहीं, है कि नहीं। मतलब धक्का दे दो, उस पे फर्क स्पीड पे नहीं पड़ेगा। तो ये गजब का सीन है फोटान के साथ। फोटान के पास जो क्या कहते हैं, जो स्पीड है ना, उस स्पीड पे फोर्स का इफेक्ट नहीं होता। उस स्पीड पे फोर्स का इफेक्ट नहीं होता। जो उसके पास स्पीड है एक मीडियम में, हाँ मीडियम टू मीडियम चेंज हो सकती है। आपने पढ़ा है ना, स्पीड एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाती है तो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चेंज हो सकती है, लेकिन अगर आप चाहें फोर्स से चेंज करा दे तो फोर्स से चेंज नहीं करा सकते। समझ आ रही ना। तो आपको फर्क दिख रहा है। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, इस पे क्या होता है, इफेक्ट ऑफ फोर्स होता है, इफेक्ट ऑफ फोर्स होता है। इफेक्ट ऑफ क्या होता है, फोर्स होता है। किस पे, स्पीड पे, इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन स्पीड। और इसमें क्या होता है, नो इफेक्ट ऑफ फोर्स, नो इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन स्पीड। ठीक है, स्पीड बढ़ या घट नहीं सकती, कम नहीं कर सकते ना बढ़ा सकते आप फोटान की। समझ आ रही ना, खाली मीडियम टू मीडियम चेंज हो सकती है, अदरवाइज चेंज नहीं होगी। तो सबसे पहले फोटान बोला किसे गया, हाँ सबसे जानकारी कहां से आई थी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से आई थी फोटान के बारे में। इसके पास पार्टिकल बिहेवियर है, क्योंकि उसने सरफेस से इलेक्ट्रॉन को तोड़ तोड़ करके क्या किया था, निकाला था। समझ आ रही ना। तो ये इसका बेसिक इतना लिखिए, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। ठीक हो गया, ठीक है। सबसे पहले इस फोटान के बारे में, मतलब क्या कहते हैं, फोटान कहते किसे है, प्लांक ने बताया था। किसने बताया था, प्लांक ने। प्लांक सुने हो, प्लांक क्वांटम थ्योरी क्या होती है, प्लांक क्वांटम थ्योरी क्या होती है। इन्होंने बताया था कि एनर्जी जो है कंटिन्यूअस नेचर की नहीं होती है, बल्कि डिस्क्रीट नेचर की होती है। कैसी होती है, डिस्क्रीट नेचर की होती है। इसके पास जब लाइट ट्रेवल करती है ना, तो इसके पास पैकेट होता है। एनर्जी का क्या होता है, पैकेट। पैकेट के फॉर्म में एनर्जी निकलती है, पैकेट या बंडल के फॉर्म में। तो उस बंडल को क्वांटा बोला गया था। उस बंडल को क्या बोला गया था, क्वांटा। उस एनर्जी के पैकेट को क्वांटा बोलते हैं, उसी को एक फोटान बोलते हैं। तो फोटान और क्वांटा क्या है, सेम है। समझ आ रहे हैं। तो एक लाइन लिख लीजिए ये हेडिंग डाल के, ठीक है। छोटी सी बात, एनर्जी इज नॉट कंटिन्यूअस इन नेचर, एनर्जी इज नॉट कंटिन्यूअस इन नेचर। एनर्जी इज नॉट कंटिन्यूअस इन नेचर, continuous in nature. It travels in the form of, it travels in the form of packets or bundles. Packets are bundles
पैकेट्स आर बंडल ऑफ एनर्जी. पैकेट्स आर बंडल ऑफ एनर्जी. It is also called as quanta. It is also called as quanta. Quanta. It is also called as quanta. One quanta मतलब one photon. ठीक है, one quanta मतलब one photon. ठीक है, चलिए यहां तक हो जाने के बाद अब देखिएगा कुछ प्रॉपर्टीज फोटॉन की जो मैं थोड़ी सी एक्सप्लेन किया हूं और एक एक करके देखते हैं. जब फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट हो रहा था ना, जब लाइट आकर के किससे टकराई, लाइट मतलब क्या चीज, फोटॉन. लाइट मतलब क्या चीज, फोटॉन. जब फोटॉन आकर के किससे टकराया, किसी पार्टिकल से. किससे टकराया, किसी पार्टिकल से. तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के दौरान जब उसने लाइट ने आकर के इलेक्ट्रॉन को तोड़ा तो ये पता चला ये जो लाइट है ना खुद भी कैसे नेचर की है, पार्टिकल नेचर की. किस नेचर की है, पार्टिकल नेचर की. तो जब लाइट किससे, अच्छा ये बताओ एक चीज आप सुनिएगा, वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा आपने, जब लाइट अपनी वेवलेंथ के साइज के होल से पास हुई, जब लाइट, जो लाइट की वेवलेंथ है ना, जब अपनी वेवलेंथ के साइज के ऑब्जेक्ट से पास हुई तो इसका बिहेवियर कैसा दिखा, वेव जैसा. और जब यही लाइट पार्टिकल से टकरा रही है तो इसका बिहेवियर खुद कैसा है, पार्टिकल के जैसा है. ये किससे पता चलता, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से. तो ये बात इसमें लिखी हुई है. जब लाइट क्या करती है, आकर के टकराती है किससे, पार्टिकल से, तो पता चलता है कि लाइट खुद कैसी है, पार्टिकल. और उसी पार्टिकल का नाम क्या है, फोटॉन. और फोटॉन में कोलाइड विथ ए मटेरियल पार्टिकल, द टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व. और एक गजब का सीन यहां पे है और इसको समझिएगा, थोड़ा सा फील करिएगा फोटॉन के बारे में. पहली चीज, जब किसी पार्टिकल से आकर के लाइट टकराई तो लाइट के पास खुद कैसा महसूस हुआ कि वो खुद क्या है, पार्टिकल है. और उस पार्टिकल का नाम क्या है, फोटॉन है. अब जब टकराया ना तो इसका कोलिजन पाया गया इलास्टिक. कैसा पाया गया, इलास्टिक. और मैंने कोलिजन में ये बात पढ़ाई हुई है, इलास्टिक कोलिजन जब होता है तो मोमेंटम और एनर्जी दोनों कंजर्व होते हैं. मोमेंटम और एनर्जी दोनों क्या होते हैं, कंजर्व. तो जब फोटॉन आकर के किसी पार्टिकल से टकराता है तो उसका टकराना कैसा होता है, इलास्टिक होता है. तो उस वक्त मोमेंटम और एनर्जी दोनों कंजर्व होती है, लेकिन खुद फोटॉन कंजर्व नहीं होता है. खुद फोटॉन, एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व है. मतलब जैसे एक फोटॉन है, एक फोटॉन है, ये पीएच लिख देता हूं, फोटॉन है और किसी पार्टिकल से टकराता है, मान लेते हैं किससे टकराता है, इलेक्ट्रॉन से टकराता है. तो जितना मोमेंटम टकराने से पहले होगा उतना मोमेंटम टकराने के बाद होगा. जितना एनर्जी टकराने से पहले होगी उतना एनर्जी टकराने के बाद होगी, क्योंकि इनका कोलिजन कैसा होता है, इलास्टिक होता है. लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि फोटॉन अगर टकराने से पहले मान लेते हैं 10 फोटॉन था, कितना था, 10 फोटॉन था, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि टकराने के बाद 10 रहे, 10 से कम भी हो सकता है और 10 से ज्यादा भी हो सकता है. तीनों पॉसिबिलिटी होती है. तो नंबर ऑफ फोटॉन जो होता है वो कंजर्व नहीं होता. एक कोलिजन के दौरान वो एब्जॉर्ब भी हो सकता है, वो और बन भी सकता है. समझ आ रही ना. तो फोटॉन एक, समझिए इस पैकेट को समझिए, लाइट जो है ना वो किस फॉर्म में है, पैकेट के फॉर्म में. और वो पैकेट कैसा बिहेव कर रहा है, पार्टिकल के जैसा. कैसा बिहेव कर रहा है, पार्टिकल. जब वो किसी पार्टिकल से टकराता है ना, इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन भी पार्टिकल है और फोटॉन भी पार्टिकल. तो इलेक्ट्रॉन खत्म नहीं होगा, फोटॉन खत्म हो सकता है टकराने के. तो ये आपको दिख नहीं रहा है, ये एक ऐसा पार्टिकल है कोलिजन के दौरान कंजर्व नहीं होता. और जो मैकेनिक्स वाला पार्टिकल हमने पढ़ा था वो कोलिजन के दौरान उसका मास क्या रहता है, कंजर्व रहता है. नहीं समझ आ रही बात. मतलब जैसे टकराने से पहले अगर 10 फोटॉन थे तो टकराने के बाद क्या होगा, 10 से ज्यादा भी हो सकता है, 10 से कम भी हो सकता है और 10 के बाद. आगे ये फील आएगा कैसे होता है ये चीज, समझ आए. अभी खाली इतना ही फील अपने पास रखिए कि फोटॉन ऐसा पार्टिकल है,
टकराने के बाद ये खुद कंजर्व नहीं रहता। समझ आ रही ना बात? हो भी सकता है और नहीं भी। तो यहां पे लिखा हुआ है कोलिजन कैसा होगा, इलास्टिक होगा, हाउएवर द नंबर ऑफ फोटॉन में नॉट बी कंजर्व। समझ आ रही ना बात? टकराने के बाद नंबर ऑफ फोटॉन जो है वो हो सकता है कंजर्व ना रहे। और चौथी बात लिखी हुई है फोटॉन कंसीडर्ड एज ए मासलेस पार्टिकल इज इट्स रेस्ट मास इज 0। ये तो मैं बता दिया, जल्दी से इसको कॉपी करिए फिर आगे बात करते हैं। क्या हुआ? आज की क्लास पूरा बेसिक है ताकि कल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तगड़े से समझ आए। ठीक है, चलो अगला देखो। लिख चुके ना? और ये तो हर किसी को पता है, एक फोटॉन जो चलता है उसकी स्पीड कितना होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वैक्यूम में। अब अगली बात, ये बात जो है ना 3 × 10⁸ हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड है। इसका फील करना है। 1 मिनट, एक और गजब का सीन आपको देखने को मिलेगा। ध्यान से देखना ऊपर वाला कैसे दुनिया बनाया है। यहां पे देखना, कह रहा है फोटॉन ऑलवेज ट्रेवल्स 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। वैक्यूम में लाइट 3 × 10⁸ से ही चलेगी और वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करती। आप कहीं से भी देखिए लाइट स्पीड की जो होगी वो कितनी होगी, 3 × 10⁸ ही होगी। समझ आए? इसको फील मैं देता हूं। जैसे आपने रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम मैकेनिक्स में पढ़ी है, पढ़ाया है, ठीक है। रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम में क्या होता है, जब बारिश ऐसे होती थी, 1 मिनट ध्यान से सुनना, बारिश ऐसे होती थी, ये वेलोसिटी ऑफ क्या होता था, रेन होता था। अगर आदमी ऐसे जाता था, इस तरफ जाता था, आदमी चल करके इस तरफ जाता था, तो ये वेलोसिटी ऑफ क्या होती थी, मैन। अब इस आदमी के हाथ में छाता होता था, तो वो आदमी छाता किधर लगाता था, ये बात पता करने के लिए ये ऑब्जर्वर होता था। जो ऑब्जर्वर होता था उसकी वेलोसिटी क्या करते थे, पलट कर लगा देते थे इस पे। तो इधर पलट कर लगाओगे तो ये वेलोसिटी ऑफ क्या हो जाएगी, मैन। तो बारिश ना ऐसे सीधी दिखेगी ना इधर दिखेगी, किधर दिखेगी, रिजल्टेंट की तरफ। ये वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू क्या कहलाती थी, मैन कहलाती। तो छाता आदमी को किधर लगाना पड़ेगा, ऐसे तिरछे लगाना पड़ेगा। लेकिन जैसे बारिश सीधी गिरती है वैसे लाइट भी सीधी आती है। कभी आप धूप से बचने के लिए छाता तिरछा नहीं करते, करते हैं? बारिश तिरछी हो जाती है, उसी ऊपर वाले की दी हुई भेजी हुई है कि नहीं? तो बारिश को रोकना होता है तो छाते को क्या करना पड़ता है, तिरछा करना पड़ता है, क्योंकि बारिश कैसी दिखाई देती है, तिरछी। लेकिन लाइट तिरछी नहीं दिखाई देती, वो हमेशा कैसी दिखाई देती है, सीधी। तो लाइट फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करती, उसकी स्पीड। अब अगली बात सुनिएगा, एनर्जी ऑफ फोटॉन्स डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम। ठीक है, एक काम करिए, इस लाइन को आप लिखिए, फिर इसमें पूरा एक पेज मुझे बताना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां तक लिखिए आप। ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटॉन डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। हो गया? लिख चुके हैं आप यहां तक, एनर्जी ऑफ फोटॉन डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। ये बात देखिएगा, एनर्जी ऑफ फोटॉन जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे। तो यहां पे मैं इस बात को बताता हूं, ध्यान से देखना। एनर्जी ऑफ फोटॉन यहां पे बता देता हूं, ये हेडिंग पड़ी हुई है, उसी लाइन से रिलेटेड है ना।
एनर्जी ऑफ फोटॉन। एनर्जी ऑफ फोटॉन किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? फ्रीक्वेंसी। समझ आ रहा? प्रोपोर्शनलिटी हटाओ, इक्वल आएगा, एक कांस्टेंट आएगा और इसे क्या बोलेंगे? एफ। इस कांस्टेंट का नाम होता है प्लैंक कांस्टेंट। एनर्जी इज इक्वल टू पढ़ा होगा, एच न्यू करके पढ़ा होगा। न्यू को मैंने क्या बोला है? एफ बोला है, ठीक है। तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? एच एफ होता है। तो ये जो एनर्जी है ये किसके पास होती है? ये एनर्जी ऑफ सिंगल फोटॉन है। ये किसके पास? सिंगल फोटॉन के पास इतनी एनर्जी होती है। समझ आ रही ना बात? अच्छा, रेडिएशन किसे कहते हैं? ये एक फोटॉन है ना, जिसमें नंबर ऑफ फोटॉन हो उसे क्या बोलते हैं? रेडिएशन बोलते हैं। समझ आ रहे? उसे क्या बोलते हैं? रेडिएशन। तो एक फोटॉन के पास अगर एनर्जी पता चल गई तो मैं रेडिएशन की भी बता सकता हूं। नंबर ऑफ फोटॉन से सिर्फ क्या करना है? मल्टीप्लाई करना होगा। समझ आ रहे? इसीलिए हम पहले किसकी बात कर रहे हैं? एक फोटॉन की बात कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम इसको रेडिएशन में बदल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। समझ पा रहे हो ना? तो ये एक फोटॉन के पास है एनर्जी। अच्छा, एक रिलेशन हमने पढ़ाया था, मैंने आपको पढ़ाया था ये वाला। अगर वेव ऐसे ट्रेवल करती है, ठीक है, इतनी जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम होती है। देखिए, वेव ऐसे ट्रेवल कर रही है इस डायरेक्शन में v स्पीड से, और v के बजाय अगर वैक्यूम है तो क्या बोलोगे? c से ट्रेवल कर रही, c स्पीड से चलती हुई वेव। अच्छा, यहां से यहां तक का टाइम को क्या बोलोगे? टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड में जितना डिस्टेंस चलती है उसे क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। ये मैं पढ़ा चुका हूं। समझ आ रहा? वेवलेंथ किसे कहते हैं? v स्पीड से कितने टाइम पीरियड में? t टाइम पीरियड में जितना डिस्टेंस चलती है उसे क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। समझ है? तो टाइम पीरियड को आप क्या लिख सकते हो? टाइम पीरियड को c/f लिख सकते हो, कोई दिक्कत? अरे, टाइम पीरियड जो होता है वो इनवर्स रिलेशन रखता है ना फ्रीक्वेंसी के साथ। समझ आ रही ना बात? कैसा रिलेशन रखता है? इनवर्स रिलेशन रखता है फ्रीक्वेंसी के। तो इसकी जगह पे रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा? f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? f इज इक्वल टू c/λ हो जाए। तो यहां पे आप रख सकते हो h c/λ। ये दो फार्मूले आपको हमेशा रटे रहने चाहिए। एनर्जी इज इक्वल टू hf और एनर्जी इज इक्वल टू hc/λ। ये फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में और ये वेवलेंथ के फॉर्म में। और ये एनर्जी किसके पास है? एक फोटॉन के पास है। किसके पास है? सिंगल फोटॉन के पास। कर लीजिए इसको। हाँ, तो एक मिनट, एक बात जो लिखा हुआ था, लाइन क्या लिखी हुई थी? एनर्जी ओनली डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, इनडिपेंडेंट ऑन मीडियम। ये बात सुनिएगा, मैंने आपको बताया था फ्रीक्वेंसी सोर्स की प्रॉपर्टी होती है। फ्रीक्वेंसी सोर्स की प्रॉपर्टी होती है। फ्रीक्वेंसी ऐसी चीज है जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे चेंज नहीं होती। तो फ्रीक्वेंसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाने पे अगर नहीं चेंज होती तो प्लैंक कांस्टेंट तो कांस्टेंट है। अगर ये दोनों चीजें कांस्टेंट है तो एनर्जी ऑफ फोटॉन क्या रहेगी? लगातार कांस्टेंट रहेगी। वो मीडियम टू मीडियम चेंज नहीं होती। क्लियर रहेगा ना? तो यही बात लिखी हुई थी, कर लीजिए। हो गया? एक कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात बताता हूं मैं, तो ये आपको रटा रहेगा ना? ठीक है, एनर्जी इज इक्वल टू hf और एनर्जी इज इक्वल टू hc/λ। ठीक है, और एनर्जी फोटॉन की मीडियम चेंज होने से चेंज नहीं होता, क्योंकि एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। फ्रीक्वेंसी मीडियम चेंज होने से नहीं चेंज होती, इसलिए एनर्जी भी नहीं चेंज होती फोटॉन की। समझ आ रही ना? फोटॉन के पास जो एनर्जी एक मीडियम में है वही दूसरे मीडियम में भी रहेगी। अब देखिए कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एक मिनट समझिएगा, इस चीज को ध्यान से सुनिएगा और इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं,
ये जो कैलकुलेशन होती है एनर्जी की, इसमें क्या होता है, h की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 होती है और c की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ होती है, और फिर लेमडा की वैल्यू रखोगे तो कैलकुलेशन में टाइम लग जाता है ना। तो एक सीधा मैं रिजल्ट आपको बता रहा हूं, hc की वैल्यू 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, ये यूनिट होती है। तो जब आप Hc की ये वाली वैल्यू लेना 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, तो लेमडा की वैल्यू किस में लेना, नैनोमीटर में लेना। और अगर आप Sc की वैल्यू 12400 लेना, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम लेना ना। ये तब लेना जब लेमडा की वैल्यू किस में हो, एंगस्ट्रॉम में हो, किसमें हो, एंगस्ट्रॉम में हो। और फिर उसके बाद एक और देख लेते हैं एसआई यूनिट। एसआई यूनिट जो होती है, अगर एससी की वैल्यू, किसकी, एससी की वैल्यू लेना 10, एससी की वैल्यू 20 इंटू 10⁻⁻26 लेते हो। कितना लेते हो, 20 इंटू 10⁻⁻26 लेते हो, तो इसकी यूनिट किस में होगी, जूल मीटर में होगी। किस में होगी, जूल मीटर में। अब आप ध्यान से देखना, एससी की वैल्यू किस में है, जूल मीटर, यूनिट देखिए क्या है, जूल मीटर, और लेमडा किस में होता है, मीटर में। तो मीटर मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल, आंसर किस में आ जाएगा, जूल में आ जाएगा। तो अगर आप एनर्जी चाहते हैं जूल आए, क्या है, जूल आए, तो आप एससी की वैल्यू इतना लीजिएगा, ऑप्शन देख करके। ऑप्शन जूल मांग रहा है या इलेक्ट्रॉन वोल्ट मांग रहा है। अगर ऑप्शन जूल में है, किस में है, ध्यान से सुनना, ऑप्शन किस में है, एनर्जी का, जूल में, तो एससी की वैल्यू इतना लेना, और नीचे लेमडा जो लेना वो किस में लेना, मीटर में लेना, क्योंकि ऊपर जूल मीटर तो नीचे मीटर, मीटर मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल। और अगर आपका आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, अब लेमडा डिसाइड करेगा ये यूज करना है या ये। अगर लेमडा की वैल्यू एंगस्ट्रॉम में है तो आप ये यूज कर दीजिए, अगर लेमडा की वैल्यू किस में है, नैनोमीटर में, तो आप ये यूज कर दीजिए। ठीक है, समझ आ रही ना बात, क्लियर रहेगा। तो आराम से ये तीन चीजें आपको पता होना चाहिए। फिर से एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं, अगर आपको एनर्जी का आंसर किस में चाहिए, जूल में, तो लेमडा की वैल्यू किस में ली जाएगी, मीटर में, और एससी की ये वाली वैल्यू लेना, तो आपका सीधा आंसर किस में आ जाएगा, जूल में। और अगर आपका आंसर लाना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो लेमडा डिसाइड करेगा। अगर लेमडा एंगस्ट्रॉम में है तो ये वाली वैल्यू एससी की, अगर लेमडा नैनोमीटर में है तो ये वाली एससी की, तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। समझ आ रही ना बात, ये इतनी वैल्यूज आप रट लेना कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, कर लीजिए इसको। चलो यहां तक हो गया ना, क्लियर है ना। अब देखिए हमने किसकी बात कर ली, एनर्जी की बात कर ली। अब हम थोड़ा सा मोमेंटम की बात कर लेते हैं। किसकी, मोमेंटम की। तो देखिएगा, हेडिंग डाल लीजिए, मोमेंटम ऑफ फोटॉन। मोमेंटम ऑफ फोटॉन, इसको पी से दिखाते हैं, मोमेंटम ऑफ फोटॉन। अच्छा, नॉर्मली मैकेनिक्स में क्या हुआ करता था, मोमेंटम किसके बराबर होता था, नॉर्मल मैकेनिक्स में क्या होता था, न्यूटोनियन मैकेनिक्स उसको बोलते हैं, मास इंटू वेलोसिटी, ये होता था। अब चलिए अभी मान लेते हैं हमारा जो लाइट है वो ट्रेवल कर रही है वैक्यूम में। किसमें ट्रेवल कर रही है, वैक्यूम में। तो v की जगह पे क्या हो जाएगा, c। अच्छा, मास की कहानी यहां पे थोड़ा सा अलग है। मास आता कहां से है फोटॉन के लिए, आइंस्टीन इक्वेशन से, और वो भी किसके फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में। तो E इज इक्वल टू क्या होता है, mc स्क्वायर। तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E बाई सी स्क्वायर। तो यहां पे इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, E बाई सी स्क्वायर। तो एक c से एक c कैंसिल, तो मोमेंटम कितने के बराबर हो जाएगा, E बाई सी के। अब देखिए एनर्जी इसीलिए हमने पढ़ा इससे पहले, एनर्जी का एक फार्मूला होता है HF ना, और एक फार्मूला क्या होता है, H C बाई लेमडा, और नीचे क्या, C कट जाएगा। ये दो फार्मूले हो गए किसके, मोमेंटम के। आपको रटना नहीं है, एनर्जी रटा हुआ है ना, समझ आ रही ना। और आपको ये बात मैंने पहले ही बता दी है कि फोटॉन उस तरह का मास नहीं है,
जो मैकेनिक्स वाला मास होता था, ये मास कहां से निकलेगा? एनर्जी से। ये इक्विवेलेंट मास होता है। बस यहां पे रखिए, आ गया आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बच्चों वाला है, कर लीजिए। ठीक है, मोमेंटम आपको दिया हुआ है, आपसे क्या पूछा है? फ्रीक्वेंसी। तो मोमेंटम का फ्रीक्वेंसी वाला फार्मूला कौन सा है? देखिए, मोमेंटम इज इक्वल टू क्या है? एच एफ बाई सी। इस वाले फार्मूले पे एक क्वेश्चन है ये। मोमेंटम आपको दिया हुआ है, ठीक है। मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है? एच एफ बाई सी। आपसे क्या पूछा है? फ्रीक्वेंसी। एफ की वैल्यू पूछा है, एच की वैल्यू आप जानते ही हो, और सी की वैल्यू आप जानते ही हो, और मोमेंटम आपको क्वेश्चन में दे रखा है। निकाल करके बताइए। प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू मैं लिख देता हूं, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड ना। रखिए और बताइए आंसर कितना आएगा। कितना? 1.5 10⁻13। सही है। आ रहा है आंसर? कौन सा आएगा? डी वाला ना। डी वाला आंसर आएगा, बस वैल्यूज पुट करिए, आ जाएगा आंसर। क्या हुआ मालिक? यूनिट कोई दिक्कत नहीं है, हमने प्लांक भी तो ये वाला यूज किया है, जूल सेकंड। एसआई यूनिट इसकी, एसआई यूनिट इसकी, एसआई यूनिट इसकी। तो फ्रीक्वेंसी, अच्छा, अरे वो यहाँ पे हर्ट्ज। हर्ट्ज जो होता है 1/सेकंड होता है ना, वो 1 की जगह केजी लिखा गया। चलिए, अच्छा एक काम करते हैं, एनर्जी की दो इक्वेशन देखा, क्या क्या होता है तेज से बोलिए। एच एफ और एस सी बाई लेमडा। ऐसे ही मोमेंटम की दो इक्वेशन होती है, देख कर बोलिए अभी। एच एफ डिवाइड बाई सी और एच बाई लेमडा। ऐसे मास की भी दो इक्वेशन होती है। मास कहां से आया? यहां से ना। देखिए मास की दो इक्वेशन देखिए, मास की भी दो इक्वेशन होती है। मास की दूसरी इक्वेशन बना देते हैं। मास, ठीक है, ये मास किसका है? फोटान का। किसका मास है? फोटान का। तो मास ऑफ फोटान किसके बराबर होता है? एनर्जी डिवाइड बाई सी स्क्वायर। तो एनर्जी कितना हो जाएगा? एच एफ डिवाइड बाई सी स्क्वायर। और दूसरा क्या होगा? एनर्जी कितने के बराबर? एच सी बाई लेमडा सी स्क्वायर। तो सी से सी क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो कितना हो जाएगा? एच डिवाइड बाई लेमडा सी। तो मास का एक एच एफ बाई सी स्क्वायर, रटना नहीं है, बस आपको बना के मैं दिखा दे रहा हूं। समझ आ रही ना बात? आपको भी सीख लेना है, बस ऐसे निकाल लेना है। ठीक है, कर लीजिए। चलिए अगली प्रॉपर्टी देखिए फोटान की, नेक्स्ट। ठीक है, मास ऑफ फोटान हो गया। ठीक है, आ जाइए यहाँ पे। दो प्रॉपर्टी और इधर। स्पीड ऑफ फोटॉन चेंजेस ड्यू टू चेंज इन मीडियम। अगर एक फोटॉन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? चेंज। एनर्जी नहीं चेंज होती, पढ़ा चुका हूं। एनर्जी जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में फोटॉन जाता है तो चेंज नहीं होती। एनर्जी किससे बना होता है? एच न्यूज, एच एफ से ना। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती मीडियम चेंज होने से, इसलिए एनर्जी चेंज नहीं होती। लेकिन ये क्या कहते हैं? स्पीड फोटॉन की क्या हो जाती है?
चेंज हो जाता। अभी मैंने आपको लिखा था डी इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अच्छा, ये वेवलेंथ कब हो जाता है, जब v स्पीड से कितने टाइम में ट्रेवल करे वेव, कैपिटल टी टाइम में। अब आप देखिए यहां पे स्पीड जो है किस पे डिपेंड करती है, स्पीड किस पे डिपेंड करती है, वेवलेंथ पे। किस पे डिपेंड करती है, अगर आपको याद हो, मैं थोड़ा सा याद दिला रहा हूं आपको, मैंने जब क्या कहते हैं वेव ऑप्टिक्स पढ़ाया था तो उसकी पहली क्लास में यह बात बताई थी कि अगर आपको याद हो कि जब रेयरर से किधर जाते हैं, डेंसर जाते हैं, रिफ्रैक्शन जब पढ़ा रहा था, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो उसकी स्पीड की वजह से रिफ्रैक्शन होता है। और वो एग्जांपल देता था कि अगर रेयरर से डेंसर जाएगा तो नॉर्मल के क्लोजर होगा, है कि नहीं, और अगर डेंसर से रेयरर जाएगा तो रिफ्रैक्शन में नॉर्मल से अवे होगा। ये सारी चीजें पढ़ा था ना। वो क्यों हो रहा था, मीडियम चेंज की, तो मीडियम चेंज की वजह से वेवलेंथ चेंज हो जाती है। मीडियम चेंज की वजह से फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती, क्या चीज चेंज होती है, वेवलेंथ। वेवलेंथ के चेंज से क्या चीज चेंज हो जाएगी, क्या चीज चेंज हो जाएगी, वेलोसिटी चेंज हो जाती है ना। अच्छा, मीडियम चेंज होता है, ये भी बताया था ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन कैसा होता है वेवलेंथ से, याद है। अब मीडियम चेंज करने पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा तो वेवलेंथ क्या होगी, चेंज। अगर वेवलेंथ चेंज होगी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाती है। ये बात क्लियर रहेगी ना। तो फोटान की एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाने पे एनर्जी नहीं चेंज होती, क्या चीज चेंज होती है, स्पीड चेंज हो जाती है। ये बात, और किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ वेवलेंथ। और एक बात और है, फोटान इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। फोटान कैसा होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। और ये बात मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी लिखाई है, समझ आए। फोटान इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अगर कोई चीज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का असर नहीं होता है, समझ आ रही। ये दोनों बातें लिख लीजिए। अगली चीज सुनिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ फोटान हो गई, ठीक है। अब देखिए, एक मिनट, अब ध्यान से सुनिएगा, यहां तक क्लियर है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ दो फोटान की प्रॉपर्टी और रह जा रही है, तो आप 6 लाइन का गैप छोड़ लीजिएगा। कितने लाइन का, 6 या 7 लाइन का। पहले मैं रेडिएशन पढ़ाता हूं, फिर वो समझ आएगी अच्छे से, ठीक है। तो 5-6 लाइन का गैप छोड़ लीजिएगा। दो प्रॉपर्टी है, पहले रेडिएशन में एक्सप्लेन कर लेता हूं। पहले पावर और इंटेंसिटी, दो चीज एक्सप्लेन करने के बाद वो 2 पॉइंट समझ आएगा फोटान के बारे में, समझ आ रही ना बात। तो 2 प्रॉपर्टी का स्पेस छोड़िएगा और अगली बात हेडिंग डालिएगा, रेडिएशन। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए, रेडिएशन, ठीक है। रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन क्या होता है, कलेक्शन ऑफ किसका, फोटॉन्स। ये क्या होता है, कलेक्शन ऑफ फोटॉन्स। कलेक्शन ऑफ फोटॉन्स मतलब ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर कहीं पे है तो उसे क्या बोलेंगे, रेडिएशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेडिएशन बोलेंगे, ठीक है। अब अगली चीज समझिएगा, अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा उस टॉपिक पे आ जाते हैं, ध्यान से सुनना। अगर मैं कोई रेडिएशन है, रेडिएशन मतलब उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ क्या होंगे, फोटॉन्स होंगे। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे। अगर रेडिएशन के पास एनर्जी निकालनी है तो आपको पता है एनर्जी ऑफ सिंगल फोटॉन को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, नंबर ऑफ फोटॉन से। नंबर ऑफ फोटॉन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये एनर्जी किसकी हो जाएगी, रेडिएशन की। नहीं समझ आई बात। अब आपको पता है एनर्जी के 2 फार्मूले, एक फार्मूला कौन सा, एच एफ, और दूसरा फार्मूला कौन सा, एच सी बाई। ये एनर्जी हो गई किसकी, रेडिएशन की, समझ आ रही ना।
ऐसे ही आपने क्या पढ़ा है, एनर्जी के अलावा क्या पढ़ा है, मोमेंटम। क्या पढ़ा है? तो इससे पहले जो मोमेंटम पढ़ा है वो किसका पढ़ा है, एक फोटान का। एन से मल्टीप्लाई कर दो तो किसका हो जाएगा, रेडिएशन का हो जाएगा। समझ आ रही ना बात? अभी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगी आगे चल के, आपको पता नहीं चलेगा एक फोटान वाला फार्मूला लगाना है या रेडिएशन वाला लगाना है। तो ध्यान से सुने, इसीलिए दो पार्ट में पढ़ा रहा हूं ताकि आपको क्लियर रहे। समझ पा रहे हो ना? तो ये हो गया, इसको लिखिए इतना। मोमेंटम के कितने फार्मूले आए थे, एच एफ बाई, देख लीजिए, एच एफ बाई सी, और दूसरा क्या था, एच बाई लेमडा। अगर रेडिएशन के लिए लिखना है तो एन से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। समझ आ रही ना? तो इसीलिए मैंने दिखा दिया आपको। चलिए, अगला जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, दो इस पे नीट में क्वेश्चन आए हुए हैं, पावर और इंटेंसिटी पे। ठीक है, तो अब हम पावर और इंटेंसिटी समझ सकते हैं। हेडिंग डालिए, पावर ऑफ रेडिएशन। पावर ऑफ रेडिएशन, पावर ऑफ रेडिएशन, पावर ऑफ रेडिएशन। आप नॉर्मली पढ़ चुके हो, पावर किसे कहते हैं, पावर किसे कहते हैं, पावर जो होता है वो एनर्जी अपॉन टाइम। और ये एनर्जी किसकी, रेडिएशन की। एनर्जी किसकी चाहिए, रेडिएशन की। तो एनर्जी रेडिएशन की क्या होती है बताइए, नंबर ऑफ फोटॉन इनटू सिंगल फोटॉन की एनर्जी डिवाइड बाय टाइम ना। अच्छा, एक फोटॉन के पास एनर्जी के दो फार्मूले हैं, एक कौन सा है, एच एफ ना डिवाइड बाई टी, और दूसरा कौन है, एन एच सी बाई लेमडा टी। ये हो गया किसका फार्मूला, पावर का। किसका फार्मूला हो गया, पावर का। समझ आया इस फार्मूले में कोई दिक्कत, एकदम सिंपल सा है। पावर किसकी चाहिए मुझे, रेडिएशन की। तो रेडिएशन की चाहिए तो एनर्जी किसकी चाहिए, रेडिएशन की। समझ आ रही ना? तो पावर तो रेडिएशन का ही पढ़ेंगे, एक फोटॉन का थोड़ी पढ़ेंगे। समझ आ रही ना? अब देखिए इधर मैं कर देता हूं इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन, रेडिएशन। अच्छा, इंटेंसिटी याद है किसे कहते हैं, आई इज इक्वल टू इंटेंसिटी, मैंने आपको पढ़ाया है, एनर्जी डिवाइड बाई टाइम तो रहेगा ही, डिवाइड बाई क्या हो जाता है, एरिया हो जाता है। और एक और डेफिनेशन ऐसे भी बना सकते हो, इतना क्या कहलाता है, पावर डिवाइड बाई एरिया भी कह सकते हो ना। अब पावर का फार्मूला आपने दो पढ़ लिया है, अब मैं फिर दोबारा इसको नहीं लिख रहा हूं शुरू से, एक ये फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में और एक ये लेमडा के फॉर्म में। डिवाइड बाई क्या कर देना है, एरिया, तो क्या बन जाएगा, इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी के दो फार्मूले, ये कितने के बराबर हो जाएगा, एन एच एफ डिवाइड बाई टी, और किससे डिवाइड करना है, ए से। और दूसरा फार्मूला क्या हो जाएगा, एन एच सी डिवाइड बाई लेमडा टी, और किससे डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, नहीं समझ आई बात, क्लियर है ना? तो ये इतना हिस्सा क्या है, पावर डिवाइड बाई क्या कर देना, एरिया। तो इंटेंसिटी की भाई दो फार्मूले हो गए। आप इसको रट नहीं सकते, सिस्टमेटिकली आप दो चार बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको सारी चीजें, आप अगर देखोगे जितने फार्मूले बनते आ रहे हैं तो एक ही जगह से बदल रहा है, एनर्जी इज इक्वल टू एच एफ, एनर्जी इज इक्वल टू एस सी बाई लेमडा।
समझ आ रही ना बात? वहीं से सारे फार्मूले बन रहे हैं। कर लीजिए इसको। आपको मैं थोड़ा सा इंटेंसिटी का फील देता हूं, समझने की कोशिश करना। एक मिनट, इंपॉर्टेंट चीज जो आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपने सुना होगा जब पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, वो चीज फील करिएगा, यहीं पे है, ध्यान से सुनना। इसमें इस वाले जो फार्मूला लिखा हुआ है इंटेंसिटी का, इस फार्मूले में अगर आप ये वाला वेवलेंथ वाले फार्मूले पे जाइए, प्लांक कांस्टेंट कैसी चीज है? कांस्टेंट या वेरिएबल? कांस्टेंट। सी कैसी चीज है? कांस्टेंट। समझ आ? ये डिवाइड बाई टाइम है और डिवाइड बाई एरिया है। इसका मतलब होता है पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। ये दोनों भी चीजें कैसी है? फिक्स्ड है। ये दोनों चीजें कैसी है? फिक्स्ड है। पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया ना। नहीं समझ आ रही बात? अगर कोई चीज डिवाइड में होता है, मान लेते हैं टाइम है तो वो पर सेकंड कहलाता है, और अगर एरिया है तो पर मीटर स्क्वायर कहलाता है। तो ये दोनों चीजें क्या है? फिक्स्ड है। तो चार चीजें फिक्स हो गई। अब देखिए, जो हमारे पास आपने पढ़ा होगा, चलिए मिसाल के तौर पे ले लेते हैं विबग्योर ना। विबग्योर ये लाइट है, आप यहां से फील कर ले जाओगे। विबग्योर में वेवलेंथ ऐसे बढ़ती है। अच्छा, इसकी वेवलेंथ जो होती है वो फिक्स्ड होती है। वेवलेंथ कैसी चीज है? अगर वैक्यूम में चल रही है उसकी वेवलेंथ क्या है? फिक्स्ड है। दूसरे मीडियम में जाने पे वेवलेंथ ही चेंज होती है, जो स्पीड चेंज कराती है। तो अगर वैक्यूम में चल रही, इसकी वेवलेंथ फिक्स है, इसकी वेवलेंथ फिक्स है, इसकी वेवलेंथ, सबकी वेवलेंथ क्या है? फिक्स्ड है। अगर मान लेते हैं लाइट वैक्यूम से चल के कहीं पे आ रही थी, मान लेते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही कर रहे थे, लाइट चल के आ रही थी, किसी सरफेस पे पड़ रही थी, तो लाइट जब पड़ रही थी सरफेस पे, आपने उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दी। क्या बढ़ा दी? इसका मतलब आप समझिएगा, इंटेंसिटी बढ़ा दी। तो इसमें से ये चार डाटा चेंज होने वाले नहीं है। बचा नंबर और लेमडा बचा। लेमडा तो फिक्स है ना, जो लाइट आ रही है जिस मीडियम से आ रही है उसी मीडियम में आ रही है, तो लेमडा क्या है? फिक्स्ड। बचा क्या? नंबर। तो इंटेंसिटी बढ़ाना मतलब होता है नंबर बढ़ाना। इंटेंसिटी बढ़ाना मतलब, अब इसकी गलत मीनिंग आपके जहन में ना आए, एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? HF, या क्या होता है? HC बाई लेमडा। लेमडा भी फिक्स है ना, तो एक फोटान की जो एनर्जी है वो भी नहीं चेंज होती। अगर इंटेंसिटी बढ़ती है, ना ही फोटान की एनर्जी चेंज होती है, और ना ही क्या कहते हैं लाइट किस पे इफेक्ट पड़ता है? नंबर पे। किस पे पड़ता है? नंबर पे। इंटेंसिटी बढ़ाना मतलब सिंपली क्या है? नंबर ऑफ फोटान बढ़ाना। नहीं समझ आई बात? कोई लाइट आके पहले पड़ रही थी तो कम थी, ऐसे समझो। जैसे मान लेते हैं किसी चीज को तोड़ना है, तो तोड़ने के लिए कौन आ रहा है? लाइट आ रही है। तो फोटान आ रहे थे पहले, पहले मान लेते हैं 10 फोटान आ रहे थे, मजदूर हैं वो, है कि नहीं? 10 आ रहे थे। फिर उसके बाद 10 के बजाय अगर इंटेंसिटी बढ़ाना मतलब उसने 20 मजदूर भेज दिया, है कि नहीं, तोड़ने के लिए। तो इंटेंसिटी बढ़ाना मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ फोटान बढ़ाना। समझ आई इंटेंसिटी? क्लियर रहेगा ना? तो ये फील था इसके लिए इंटेंसिटी के बारे में। अब इस चीज को इसीलिए मैंने समझाया क्योंकि अगली प्रॉपर्टी फोटान की हम समझेंगे। इसको कॉपी कर लिए ना? तो इंटेंसिटी बढ़ाना मतलब सिंपली क्या बढ़ाना? नंबर ऑफ फोटान बढ़ाना। समझ आ रही ना? चलिए अगली चीज, और एक दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है, फोटान की एनर्जी पे इफेक्ट पड़ेगा है? एक फोटान जितनी एनर्जी का था उतनी ही एनर्जी का रहेगा। अब यही बात हम समझने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। अब वो जो प्रॉपर्टी का आपने गैप छोड़ा है ना, उसमें लिखिएगा, उसमें लिखिएगा जो प्रॉपर्टी फोटान की गैप छोड़ा है ना, उसमें ये बात लिखिएगा, इफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज increased, if the intensity of light is increased, if the intensity of light, if the intensity of light, एक चीज और लिखना था, if the intensity of light of given wavelength, if the intensity of light of given wavelength
of given wavelength is increased, it means that there is increase in number of photons, but energy of each photon remains same. But the energy of each photon remains same. But the energy of each photons remains same. ना एनर्जी ईच फोटॉन की क्या रहेगी? सेम रहे. इंटेंसिटी बढ़ाने से, ऐसे समझो, एक मिनट थोड़ा सा फील करो. अभी आपको पढ़ना है ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में स्टॉपिंग पोटेंशियल पढ़ना है. क्या पढ़ना है? स्टॉपिंग. इंटेंसिटी बढ़ाया आपने तो फोटॉन की एनर्जी नहीं, मजदूर बढ़ गए तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा तोड़कर निकालेंगे ना. मजदूर ज्यादा बढ़ जाएंगे तो काम ज्यादा हो जाएगा. पहले 10 इलेक्ट्रॉन टूट के निकल रहा था, अब ज्यादा निकलेगा, तो मजदूर बढ़ा दी. अब क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं टूट टूट के ना, अगर ये ज्यादा एनर्जी से आएगा तो ज्यादा एनर्जी से तोड़ के निकालेगा ना, तो रोकने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी. तो इससे ये वाला कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छा फील आएगा. समझ पा रहे हो ना? खैर अभी उस पर ज्यादा नहीं जाते, फालतू डिस्टर्ब होंगे. यहां तक क्लियर है ना? यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए एक और प्रॉपर्टी, 2 प्रॉपर्टी की जगह बोला था ना, एक और प्रॉपर्टी देख लीजिए. ठीक है, अगर मान लेते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट है, समझिएगा अगली प्रॉपर्टी, मोनोक्रोमेटिक लाइट. मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब एक कलर की कह लीजिए, या एक फ्रीक्वेंसी की कह लीजिए, या एक वेवलेंथ की. आप कहीं कॉपी में पहले स्टार मार्क करके ये लिख लीजिए. मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल कलर या सिंगल फ्रीक्वेंसी या सिंगल वेवलेंथ की लाइट. मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल वेवलेंथ या सिंगल फ्रीक्वेंसी या सिंगल कलर की लाइट. ठीक है, अगर कोई मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन है, अगर कैसी है मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन, तो ये मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन किससे बनी होगी? नंबर ऑफ किससे बनी होगी? फोटॉन से. तो नंबर ऑफ फोटॉन से अगर बनी होगी तो सबकी वेवलेंथ सेम है, और एनर्जी का यही 2 फार्मूला है ना. तो सारे फोटॉन की फ्रीक्वेंसी और सारे फोटॉन की वेवलेंथ क्या होगी? क्या होगी यार? फोटॉन की फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ कैसी है? एक ही होगी ना. अगर एक ही होगी तो हर फोटॉन के पास एनर्जी क्या होती है? सेम होती. तो मोनोक्रोमेटिक लाइट के हर फोटॉन की एनर्जी क्या होती है? सेम होती है. तो ये थी प्रॉपर्टी. और अगर एनर्जी सेम है तो एनर्जी से ही क्या बनता है? अच्छा ये बताइए, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था? मोमेंटम HF/c, और एक क्या था? h/λ. ये मोमेंटम का फार्मूला. तो देखिए फ्रीक्वेंसी और लैम्डा फिक्स है, तो मोमेंटम भी क्या होगा? हर फोटॉन का फिक्स होगा. तो इससे पता चलता है मोनोक्रोमेटिक लाइट के पास जो भी फोटॉन्स होंगे, हर फोटॉन के पास एनर्जी भी सेम होगी और हर फोटॉन के पास मोमेंटम भी सेम होगा. इसको लिखिए. each photons of monochromatic radiation, each photons of monochromatic radiation, each photons of monochromatic radiation have equal energy, and equal wavelengths. वो इक्वल एनर्जी एंड इक्वल मोमेंटम. इक्वल एनर्जी एंड इक्वल मोमेंटम. समझ आ रहे हैं? हर फोटॉन के पास क्या होगी? इक्वल एनर्जी और इक्वल मोमेंटम. अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपको समझाने के लिए करा देता हूं, ध्यान से सुनिएगा. एक और मीनिंग इसकी. ठीक है, अगर मैं आपसे कहता हूं
दो कलर की लाइट है, मान लेते हैं येलो लाइट, दो रेडिएशन है, कितनी रेडिएशन है, दो रेडिएशन, एक मान लेते हैं वायलेट है, एक कौन सी है, वायलेट है, और दूसरी रेडिएशन कौन सी है, रेड। ये दोनों रेडिएशन है, रेडिएशन मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स का कलेक्शन है, समझ आए। दो तरह की रेडिएशन है और दोनों के पास पावर सेम है, दोनों के पास क्या सेम है, पावर सेम है। तो अगर दोनों के पास पावर सेम है तो आपको यह बताना है किसके पास नंबर ऑफ फोटॉन ज्यादा होंगे और किसके पास कम होंगे। मैं फिर से क्वेश्चन दोहरा दे रहा हूं, क्वेश्चन सुनिएगा। दो आपके पास क्या है, रेडिएशन है, एक वायलेट कलर की है और दूसरी कौन से कलर की है, रेड कलर की। दो रेडिएशन है और दोनों रेडिएशन के पास क्या चीज सेम है, पावर सेम है। तो अगर पावर सेम है तो आप ये बताइए किसके पास नंबर ऑफ फोटॉन ज्यादा है और किसके पास कम है? या सेम होगा किसके पास? अब देखिए यही है ना, अगर आप उन सारी चीजों को आप सुनते नहीं ध्यान से, पावर का फार्मूला सबसे पहले पढ़िए। पावर इज इक्वल टू क्या होता है, पावर का जो फार्मूला होता है एनर्जी अपॉन टाइम, ये होता है। अच्छा, एनर्जी को आप दो तरीके से लिख सकते हो, एच एफ बाई टी, और एनर्जी को एच एफ लिख सकते हो या एच सी बाई लेमडा लिख सकते हो। ये दो पावर के फार्मूले हैं, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। पावर वायलेट बराबर है किसके, पावर रेड के, दोनों की रेडिएशन। अच्छा, ये एक फोटॉन की, वो सॉरी, ये किसके लिए लिखा हुआ है, एक के लिए, और नंबर के लिए करना है तो यहां पे किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, तब जाके रेडिएशन के लिए होगा ना। यही गलती आपसे होगी, पूछेगा क्वेश्चन रेडिएशन के लिए कर दोगे आप किसके लिए, फोटॉन के लिए है। रेड का नंबर देख लेते हैं, यहां तक क्लियर है ना, यहां तक क्लियर। पावर किसकी, वायलेट की बराबर है किसकी, पावर किसकी, रेड की। अब पावर का फार्मूला, एक चीज आप देखिएगा, यहां पे लिखते हैं कौन सा फ्रीक्वेंसी वाले फार्मूले से, चलिए उठा के चेक करते हैं, या वेवलेंथ, किसी एक से चेक कर लेते हैं, समझ आ रहे। चलिए वेवलेंथ वाले से करते हैं, एन और क्या हो जाएगा, यहां पे एच है, एन एच सी ना, एन एच सी बाई लेमडा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन एच सी बाई लेमडा टी। यहां तक क्लियर है। अब आप देखिए, ध्यान से सुनना, टाइम सेम टाइम मान लेते हैं तो ये उड़ जाएगा। अब सी क्या है, कांस्टेंट है, एच क्या है, कांस्टेंट है। अच्छा, ये नंबर किसका होगा, वायलेट, ये वेवलेंथ किसकी होगी, वायलेट। ये नंबर किसका होगा, रेड, ये वेवलेंथ किसकी होगी, रेड। अगर आप देखोगे नंबर वायलेट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के, ये इधर आएगा ना, नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, है कि नहीं है। अरे आप ऐसे अरेंज कर लो यार, नहीं समझ पा रहे हो, इसको अरेंज करोगे, नंबर वायलेट और नंबर रेड, ऊपर क्या हो जाएगा, लेमडा वी डिवाइड बाई लेमडा आर। दोनों क्या है, नंबर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके है, वेवलेंथ। किसकी वेवलेंथ ज्यादा है, जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका नंबर ज्यादा, रेड का नंबर ज्यादा होगा। समझ आ रही ना बात, क्लियर रहेगा। तो आपको समझ आया, अगर रेडिएशंस का पावर सेम है, वेवलेंथ क्या है अलग अलग, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या होंगे, अलग अलग। ठीक है, इसको कर लीजिए अगर करना है आपके से। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर पावर सेम है तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, वेवलेंथ। हो गया। एक बात और देखते हैं, ठीक है, आ जाइए फिर से पावर वाले फार्मूले पे। किस पे आ जाते हैं, पावर किसका, रेडिएशन का।
ध्यान से देखना। एक मिनट, यहां पे देखिएगा, एक मिनट रुक जाइएगा। इतना, ये चीज बताइए, ये पावर किसकी लिखी हुई है? ये पावर किसकी लिखी हुई है? रेडिएशन की। ध्यान से सुनना, ये वाले को देखिए, इसको। अबे रुक जाओ, मजाक मत करो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे 3-4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, मतलब आ भी चुका है। ये और ये, और इस वाले में देखिएगा, इतना हिस्सा और ये वाला इतना, इतना हिस्सा, ठीक है। यहां पे देखना ध्यान से, ये क्या चीज है? नंबर ऑफ फोटॉन डिवाइड बाई टाइम। नंबर ऑफ फोटॉन डिवाइड बाई टाइम, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं फोटॉन फ्लक्स। क्या बोलते हैं? फोटॉन फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? फोटॉन फ्लक्स। इस पे क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फोटॉन फ्लक्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? फोटॉन फ्लक्स। और नंबर ऑफ फोटॉन डिवाइड बाई एरिया डिवाइड बाई टाइम, ये क्या कहलाता है? फोटॉन फ्लक्स डेंसिटी कहलाता है। फोटॉन फ्लक्स डेंसिटी कहलाता है, फोटॉन फ्लक्स डेंसिटी। ध्यान से सुनना, नंबर डिवाइड बाई टाइम क्या कहलाता है? फोटॉन फ्लक्स। और नंबर डिवाइड बाई एरिया डिवाइड बाई टाइम क्या कहलाता है? फोटॉन फ्लक्स डेंसिटी। अब ध्यान से सुनना, ये किसके अंदर आता है? फोटॉन फ्लक्स। पावर, पावर क्या होता है? एक बार बोलो, पावर क्या होता है? एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी अपॉन टाइम पावर होता है, और फोटॉन फ्लक्स क्या होता है? नंबर डिवाइड बाई टाइम। पावर में एनर्जी डिवाइड बाई टाइम, और फोटॉन फ्लक्स में क्या होता है? नंबर डिवाइड। इंटेंसिटी क्या होती है? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ऐसे ही फोटॉन फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है? नंबर पर यूनिट एरिया पर यूनिट। मतलब एनर्जी की जगह पे क्या आ जाए? नंबर आ जाए तो क्या कहलाता है? फोटॉन फ्लक्स डेंसिटी। और अगर पावर के फार्मूले में एनर्जी की जगह पे क्या आ जाए? नंबर आ जाए, तो उसे क्या कहते हैं? फोटॉन फ्लक्स। क्या बोलते हैं? फोटॉन फ्लक्स। अब देखिएगा, यहां से कितना आ जाएगा? पावर से रिलेट करिए, यहां से क्या बन जाएगा फार्मूला? ये क्या चीज है बताइए? इसको दिखाते हैं किससे, जानते हैं? एन से। किससे दिखाते हैं? स्मॉल एन से। तो स्मॉल एन से दिखाओगे तो स्मॉल एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये वाली चीज इधर आ जाएगी, पावर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? एच एफ ना, पावर डिवाइड बाई एच एफ। और यहां से जब आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा? थोड़ा सा बताइए। इक्वल टू, ये लेमडा इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, पावर, अभी लेमडा यहां पे मल्टीप्लाई में लिखेंगे, ये कितना आ जाएगा? डिवाइड में एच सी। और लेमडा ऊपर लिखने से कहां लिख लीजिए? नीचे। अब आपको याद रहेगा, एक मिनट देखिएगा ध्यान से, फोटॉन फ्लक्स का एक और फार्मूला आ गया, जानते हैं क्या? पावर डिवाइड बाई एनर्जी, पावर डिवाइड बाई एनर्जी, सिंपल। और फोटॉन फ्लक्स डेंसिटी, यहां से देखिएगा, ध्यान से सुनना, ये क्या चीज है? फोटॉन फ्लक्स डेंसिटी। इसको लिख देते हैं एन डैश से। किससे लिख देते हैं? एन डैश से। तो ये कितना हो जाएगा? आई बाई एच एफ ना, आई बाई क्या हो जाएगा? एच एफ। अच्छा, ये इतना है, इसको एच सी को इधर लाइए तो क्या हो जाएगा? आई डिवाइड बाई, ये मल्टीप्लाई में है एच सी, और ये डिवाइड में था, ये इधर लेमडा यहां कर ना। तो आप थोड़ा सा बताइए, एक मिनट, सबसे पहले मुझे पावर की डेफिनेशन बताइए, क्या होता है? एनर्जी अपॉन टाइम। इंटेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। फोटॉन फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ फोटॉन डिवाइड बाई टाइम। और फोटॉन फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ फोटॉन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब वहां से रिलेट करके देखिएगा, फोटॉन फ्लक्स जो होता है, पावर डिवाइड बाई एनर्जी, पावर डिवाइड बाई एनर्जी। और फोटॉन फ्लक्स डेंसिटी जो होती है, इंटेंसिटी डिवाइड बाई एनर्जी, इंटेंसिटी डिवाइड बाई। समझ पा रहे हैं ना? ये सीधा क्वेश्चन आता है नीट में।
इस पे वर्ड वर्ड यूज नहीं करता, मैंने वर्ड से लिखा दिया है ताकि आपको पता है। अभी तक जब क्वेश्चन पूछा गया है तो आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड पूछा गया है। क्या पूछा गया? नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड। और नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड को बोलते क्या है? फोटॉन फ्लक्स। समझ गए ना? कर लीजिए इसको, इसको फ्रेश लिखिएगा कॉपी में। एक बार बोलिए, देख कर ही बोलिए, फोटॉन फ्लक्स किसे कहते हैं? नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम। और दूसरा फॉर्मूला क्या है? पावर पर यूनिट एनर्जी। और इसमें फोटॉन फ्लक्स डेंसिटी किसे कहते हैं? फोटॉन फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। और ये किसके बराबर होता है? एक और फार्मूला, इंटेंसिटी डिवाइड बाय एनर्जी। कर ले जाओगे? चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। अरे बाप रे वाह, बताइएगा क्या पूछा है। ओए देखो, ये क्या है? फोटॉन एमिटेड पर सेकंड। ये क्या है? फ्लक्स है ना, फोटॉन फ्लक्स। फोटॉन फ्लक्स पूछा है। ये क्या चीज है? थोड़ा पढ़िए। मिलीवाट क्या चीज है? पावर। और ये वाली चीज क्या है? लेमडा। तो अभी आप पढ़ के आए हो फार्मूला, ये वाला देखिए कहां गया। ये वाला कौन सा वाला यूज कर दोगे ना, तो एन निकल आएगा। करिए, फार्मूला क्या होगा? एन इज इक्वल टू पावर डिवाइड बाई एनर्जी ना। पावर, पावर कितने के बराबर है? 5 मिली, मतलब 10 की पावर -3। और एनर्जी की, एनर्जी की जगह पे क्या हो जाएगा? SC बाई। अब आपको चूज करना है कौन सा फार्मूला यूज करना है, देखना ध्यान से। आप ऊपर जो पावर का फार्मूला लिए हो वाट में रखे हो ना। वाट मतलब SI यूनिट, वाट मतलब, तो एनर्जी की जो यूनिट आनी चाहिए वो जूल आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? जूल आनी चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा? 5 इंटू 10 टू द पावर -3। SC की वैल्यू जूल वाली कौन सी बताया था मैंने? 20 इंटू -26 डिवाइड बाई लेमडा। किस में लेना है? मीटर में। लेमडा किस में लेना है? मीटर में। मीटर में इसको नैनो को बदल लो, कितना हो जाएगा? 632.8 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा? बस सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। हो गया? हो गया कि नहीं ये? चलिए अगला देखिएगा, एक क्वेश्चन और कर लो। आप लोग बताइए, है कितने? हाँ यही आ रहा है सबका 1। हाँ ठीक है, इसका बताइए। एक मिनट। ए मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट ऑपरेटिंग, पावर दिया हुआ है, एमिट्स इतना फोटॉन पर सेकेंड। इस बार नंबर ऑफ फोटॉन्स दिया हुआ, उल्टा है, वेवलेंथ पूछा है। क्या पूछा है? वेवलेंथ। निकाल ले जाओगे?
है, यही फार्मूला फिर लगेगा, एन इज इक्वल टू पावर डिवाइड बाई एस सी बाई लेमडा। अब लेमडा आप डिसाइड, एक मिनट, लेमडा डिसाइड करता है ऑप्शन ना, एंगस्ट्रॉम में चाहिए, नैनोमीटर में चाहिए, मीटर में चाहिए, उस हिसाब से आप एससी की वैल्यू रखोगे। आप कोशिश करना, सबसे पहले आप इसको पढ़ना, ये पावर किसमें दिया हुआ, एसआई, तो पावर की यूनिट एसआई रखोगे, और ये नंबर भी कितना है, एसआई ही है, ठीक है। तो आप एससी की वैल्यू को कौन सी यूज करोगे, 20 इंटू 10⁻⁻20, ठीक है। तो आपका लेमडा जो आएगा वो किस में आएगा, मीटर में आ जाएगा आंसर, कर लीजिए। कितना, 3.36, अबे आधे में सुन पा रहा हूं, 36 तक। हाँ, असल में जब 36 बोलते हो तो चेहरा सामने रहता है और बाकी टाइम नीचे कर देते हो। दो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, कल आते ही शुरू होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बेसिक आपका बन गया है जितने की जरूरत थी, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, ये इसी टॉपिक पे बेस्ड है जो अभी पढ़ाया हूं, ठीक है। इसको करिए, जल्दी से फोटो ले लीजिए। आपकी दर्द, एक क्वेश्चन और जो ओवरऑल पढ़ाया है उस पे बेस्ड है ये, ठीक है। इसमें एनर्जी पूछा है, मोमेंटम पूछा है, और हाउ मेनी फोटॉन्स क्रॉसेस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया परपेंडिकुलर टू द बीम इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ फोटॉन्स भी पूछा है, ठीक है। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन जो जितना पढ़ाया मैंने उस पे बेस्ड इसको कर लीजिए, ठीक है। ये तीनों का मतलब ये दोनों क्वेश्चन का आंसर कल आप कॉपी में रहे, ठीक है। एक क्वेश्चन ये वाला दिख रहा है ना, हाउ मेनी फोटॉन्स, ये क्या है, पर यूनिट एरिया, और ये क्या है, पर यूनिट टाइम। ये किस पे बेस्ड है, समझ आ रहा है ना, तो उस पे भी हो जाएगा कवर। इन दोनों को आप कर लीजिएगा, कल पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। ठीक है, थैंक यू।